पीक फर्टिलिटी की हम बात करें तो वो औरतों में मिड 20s में ही होती है। 35 के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है और 37 के बाद बहुत शार्प डिक्लाइन। पीसीओडी में भी पहले ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं या एंडोमेट्रियोसिस है। ये सारी अगर डिजीज़ पहले से आपको पता है तो फिर आप अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान माँ का सारा खून बच्चे की तरफ चला जाता है तो उसमें एनीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी पर से जो है कुछ-कुछ ऑर्गन पे ज़्यादा लोड डालता है, जैसे किडनी पे, जैसे माँ के हार्ट पे। तो कई बार किडनी की डिज़ीज़ जो कि ऐसे बिल्कुल डॉर्मेंट पड़ी होती है, वो प्रेगनेंसी में उभर के सामने आ जाती है। क्योंकि अब माँ की किडनी पे लोड ये जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज़्म जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा उभर के आता है 26 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। बीपी बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है और ये सारी चीज़ें क्योंकि मैम तब थायरॉइड भी होता है इसमें? बिल्कुल। स्वागत कीजिए जाने-माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या कुमार जी का। मैम बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम आजकल प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो महिलाएँ जो हैं फीमेल जो हैं वो लेट प्रेगनेंसी कर रही हैं जैसे 30 के ऊपर या 35 के ऊपर, उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए पीक फर्टिलिटी की हम बात करें तो वो औरतों में मिड 20s में ही होती है। अ, 35 के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता हुँ। है और 37 के बाद बहुत शार्प डिक्लाइन होता है। तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं प्रेगनेंसी ना होने का, वो मेन रीज़न ये है कि लेट प्लान्ड दोनों चीज़ें हैं, लेट मैरिज भी है और दूसरा ये जैसे आपने पीसीओडी की समस्या भी बहुत रैम्पेंट है। मतलब अगर मैं इनफर्टिलिटी की ओपीडी करती हूँ तो मोर देन 50% केसेज़ आते हैं जो पीसीओडी के होते हैं। और पीसीओडी का इलाज कई बार बहुत सिंपल होता है। मतलब उसमें हम सिंपल इलाज जैसे हमने एग बनने की मेडिसिन दे दी, थोड़ी-सी हार्मोनल करेक्शन कर दिया, तो कई बार इतने सिंपल स्टेप से ही प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में कहा जाता है 3 महीने तक बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो। कैसी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए? क्या-क्या केयर करना चाहिए? क्योंकि भई एक्स्ट्रा एक्टिविटी या कोई नई एक्टिविटी आप ना शुरू कर दो। जैसे मैं यूजुअली बोलती हूँ कि आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो वो ठीक है। बट आपने सडनली सोचा कि अब मैं कोई एरोबिक्स नया कर लूँ या मैं कोई ज़ुम्बा नया कर लूँ, तो वो नहीं करना चाहिए। आप जो नॉर्मल करते हो उसके लिए आपका बॉडी ट्यून्ड होता है। और हाँ, अगर आपको पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन 3 महीने में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ टाइम से लेनी चाहिए। या फिर किसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि आपको पीसीओडी है, किसी ट्रीटमेंट के बाद हुआ, तो पीसीओडी में भी पहले ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं या एंडोमेट्रियोसिस है। ये सारी अगर डिज़ीज़ पहले से आपको पता है, तो फिर आप अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। ओके और मैम ट्रैवलिंग कर सकते हैं? हाँ, ट्रैवलिंग बिल्कुल मना नहीं होता बिकॉज़ नॉर्मल जैसे मैंने बताया कि रूटीन काम के लिए आपका बॉडी सीज़न्ड है। ना एयर ट्रैवल मना होता है, ना रोड ट्रैवल मना होता है, कुछ भी नहीं मना होता है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है। ओके और मैम डाइट क्या होनी चाहिए? डाइट शुड बी बैलेंस लेकिन पहले 3 महीने में एक चीज़ होती है कि कई जो लेडीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नौज़िया या वॉमिटिंग होती है। तो पहले 3 महीने में वो यूजुअली जो मैं एडवाइस करती हूँ कि जो भी खाना उनको अच्छा लगे दे शुड बी ईटिंग दैट। उस समय बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये हार्मोन उनके बॉडी में आता है और इस हार्मोन का रिएक्शन हर एक फीमेल का डिफरेंट होता है, हर एक प्रेगनेंसी का भी डिफरेंट होता है। तो कई बार इस हार्मोन की वजह से कई बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं या उल्टी जैसा लगना या स्मेल का एहसास होना, तो वो खा नहीं पाती हैं। तो ऐसे में कोई रूल नहीं होता, अदरवाइज़ एक बैलेंस डाइट डेफ़िनेटली ज़रूरी होता है, बट ऐसे में है कि वो जो भी खा सके। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ज़रूर हेल्प करता है। और कई बार हम कहते हैं कि सुबह उठते ही आप कुछ खा लो बिकॉज़ जिसको मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर सुबह उठते ही उनको उल्टियाँ आने लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना चाहिए। और एक बहुत अच्छा रूल है जिसको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स बोलते हैं या मील इन मील्स। जैसे हम डाइट के हाँ, जैसे 3 मील होता है उसको स्प्लिट कर लो, 3 मेजर को स्प्लिट करके आप 6 मील बना लो। तो एवरी 2 टू 3 आवर्स आप कुछ न कुछ आप खाते रहो, तो उससे जो है सो आपके जो ये सारे नौज़िया या वॉमिटिंग होती है, उसका टेक केयर आराम से हो सकता है। मैम ऐसा कुछ है जो नहीं खाना चाहिए? इसमें बहुत सारी मिथ है बिकॉज़ हमारे पास पेशेंट्स ही आते हैं जो हमें बताते हैं, कोई कहेगा पपाया नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, बट एक्चुअली इनमें कुछ होता नहीं है। पपाया जो सीड्स होते थे उसमें पैपेइन एंजाइम होता था, जो यूजुअली
मीट वगैरह में ये लोग डालते थे सो दैट जो टेंडर हो जाए मीट। तो एक मिथ है कि इट इज़ एन अबॉर्टिफिशिएंस, बट वैसे भी पपाया के सीड्स तो कोई भी नहीं खाता। तो अदरवाइज़ जो हमारी बुक्स कहती हैं और जो हमारी जो हम लोगों ने पढ़ाई पढ़ी है वो कहती है, तो उसमें कुछ भी मना नहीं होता। हाँ, बाहर का फूड, अनहाइजीनिक फूड या एनी फूड व्हिच यू आर एलर्जिक टू, जैसे कोई नट से एलर्जिक है, कोई पाइनएप्पल से एलर्जिक है या किसी को स्ट्रॉबेरी से कोई एलर्जी होती है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत लोग आजकल ग्लूटेन से एलर्जी है उनको, लूज़ मोशंस हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे आप ऑलरेडी एलर्जिक हो। या डायबिटिक हो तो आपको पता है कि आपको डायबिटिक डाइट पे ही रहना है। तो इट्स लाइक दैट कि जो प्रिस्क्राइब्ड आपको डाइट है उसी को फॉलो करो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल मैम होता। प्रेगनेंसी के टाइम में और क्या-क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में? जैसे आपने बताया ना वोमिटिंग हाँ, ऑब्वियस के प्रेगनेंसी देखिए एक ऐसा फिज़ियोलॉजिकल कंडीशन है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। लाइक इसमें जो है सो आपको इन्हेरेंट, क्योंकि आप एक माँ का सारा खून बच्चे की तरफ चला जाता है, तो उसमें एनीमिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे की जो बोन्स बन रहे हैं वो माँ के हड्डियों से कैल्शियम निकल के बनता है, तो कैल्शियम की भी डिफिशियंसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मदर डिहाइड्रेट हो गई या मदर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तो वो भी बच्चे में ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी पर से जो है कुछ-कुछ ऑर्गन पे ज़्यादा लोड डालता है, जैसे किडनी पे, जैसे माँ के हार्ट पे। तो कई बार किडनी की डिज़ीज़ जो कि ऐसे बिल्कुल डोर्मेंट पड़ी होती है, वो प्रेगनेंसी में उभर के सामने आ जाती है, क्योंकि अब माँ की किडनी पे लोड बहुत बढ़ गया है। ओह! तो कई बार जो ऐसी डिज़ीज़ जो ऐसे डोर्मेंट सी पड़ी होती हैं, वो निकल के आ जाती है। किडनी और हार्ट पे? हार्ट पे डायबिटिक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ डायबिटोजेनिक कंडीशन। जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, मदर को, फादर को, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, तो उनके लिए हम कुछ एडिशनल टेस्ट भी करवाते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज़्म जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा उभर के आता है 26 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के टाइम। तो जिनकी भी फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके लिए हम एक सिंपल ग्लूकोज़ चैलेंज टेस्ट होता है, जिसको डिप्सी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो हम लोग करवा लेते हैं, जस्ट टू सी, क्योंकि ऐसे जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हमारा जो एम होता है, एक डॉक्टर का जो एम होता है, कि हम उन चीज़ों को सही समय पे डिटेक्ट कर सकें और उसका टेक केयर कर सकें। इससे पहले कि वो माँ या बच्चे के हेल्थ पे कोई गलत असर डाल सके। सो ये सारी चीज़ों इन सारे ऑर्गन्स पे ही यूजुअली मतलब ये है कि आता है। आप मंथली चेकअप कराएँ, अब जिस भी डॉक्टर से बिल्कुल। दिखा रही हैं आप हाँ, आप उनके टच में रहें, बीपी बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है। और ये सारी चीज़ें क्योंकि मैम तब थायरॉइड भी होता है इसमें? बिल्कुल, थायरॉइड, क्योंकि थायरॉइड हार्मोन के भी लेवल्स चेंज होते हैं। ओके। तो कई बार कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम में भी उनको डिटेक्ट होता है कि उनको थायरॉइड हार्मोन की कमी है, और थायरॉइड हार्मोन की कमी बच्चे के हेल्थ पे भी असर डालती है। उससे जो बेबी होता है वो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि थायरॉइड हार्मोन का हम टेस्ट कराएँ। उसके अकॉर्डिंगली अगर उसमें कोई डिरेंजमेंट है तो उसको करेक्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ़ माँ नहीं बच्चे के हेल्थ से भी जुड़ा होता है। ओके, मतलब कि अगर फीमेल में मदर में कोई इश्यू है, बच्चे पे हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, बच्चा मंदबुद्धि बच्चा पैदा लेता है, अगर उसको हमने सही समय पे पिक नहीं सही समय पे डिटेक्ट नहीं किया और उसको ट्रीट नहीं किया। तो मैम आप जैसे ट्रीटमेंट करते हो या कोई टेस्ट करते हो, तो आपको ऐसे पता चलता है कि इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, थायरॉइड का टेस्ट क्योंकि इंडिया में देखिए वो अलग-अलग बेल्ट में नहीं, नहीं, होता है। बच्चे का ऐसा कुछ हाँ, डेफ़िनिटली बच्चा जब इ देखिए 2 कंडीशन होते हैं, एक तो बच्चा जब माँ के कोख में है, तब भी कुछ लिमिटेड टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चल जाता है। और उसमें हम 100% नहीं, मंदबुद्धि है या नहीं ये नहीं पता ये कर नहीं सकते। बता सकते या फिर और हाँ, कोई कुछ दिक्कत? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ हम रूल आउट करते हैं जिसके साथ मंदबुद्धि बच्चा भी जुड़ा हो के ओके। हाँ, होने के चांसेस होते हैं। तो उस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्ट मार्कर होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पे भी कुछ-कुछ मार्कर्स होते हैं। मैम अल्ट्रासाउंड से मतलब मैं पढ़ रहा था इसमें हाँ, बोलते हैं कुछ क्या उस पे कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड करने में कोई इफ़ेक्ट होता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स होते हैं। ये वही साउंड वेव है जिससे हम और आप हम बात बात कर कर रहे हैं। इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग होता है, ओके, बट ये एब्सोल्यूटली 200% सेफ होता है। अच्छा। एब्सोल्युटली सेफ। मैम सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए सिज़ेरियन सेक्शन दोनों जो है डिलीवरी के मोडालिटी हैं। नॉर्मल डिलीवरी जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, जो एक नॉर्मल रूट से डिलीवरी होती है, जो
उसको हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। सिज़ेरियन सेक्शन होता है जब हम पेट के ऊपर कट लगा के तब हम बेबी को बाहर निकालते हैं। ओ तो ये 2 अलग-अलग रूट होते हैं। एक जो होता है एब्डोमेन के थ्रू निकाला जाता है और दूसरा जो नॉर्मल डिलीवरी जैसा कि नाम ही है, हुँ। तो वो वजाइना के थ्रू जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको हम नॉर्मल डिलीवरी। मैम इसकी ज़रूरत कब मतलब क्यों ऐसा करना पड़ता है? देखिए नॉर्मल डिलीवरी जैसे हम जैसे नाम ही है हुँ, नॉर्मल डिलीवरी हुँ। तो वो नॉर्मल रूट है वो डिलीवरी तो का। नेचुरली होता लेकिन जब भी माँ को कुछ खतरा है या बच्चे को कुछ खतरा है, उस केस में हमें सिज़ेरियन करके बच्चे को बाहर निकालना। तो यही एक इंडिकेशन अलग-अलग होते हैं, कई सारे होते हैं। जैसे माँ में हम बात करें कि माँ का जैसे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, हुँ, माँ को प्रेगनेंसी की वजह से खतरा है, ब्लीडिंग हो रही ओके। है ना? बच्चा मैच्योर है, माँ को ब्लीडिंग हो रही है या माँ को पहले किसी भी प्रकार का की सर्जरी हो चुकी है उसके यूट्रस के ऊपर, मतलब उसकी बच्चेदानी वीक है। हुँ, कभी उस पे स्कार है मतलब जैसे उसमें कोई रसौली थी उसको निकाला गया है या पहले 1-2 ऑपरेशन किसी और भी प्रकार के हो चुके हैं। तो ऐसे केसेज़ में हमें सिज़ेरियन के थ्रू ही बेबी निकालना पड़ता है। तो इंडिकेशन माँ में होते हैं और बच्चे में। बच्चे में जो सबसे कॉमन होता है कि फीटल डिस्ट्रेस मतलब बच्चा ऐसे पोज़ीशन में है कि बच्चा निकल नहीं पा रहा है नीचे से। ओके। उसकी हार्ट बीट कम होने लगती है। तो फिर उस केस में हमें सिज़ेरियन करके बच्चा बाहर तो निकालना वो पड़ता है। सेफ है? एब्सोल्युटली सही। उसमें कोई इश्यू नहीं। मैम प्रेगनेंसी से जुड़ा एक और सवाल है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे महिलाएँ ऐसे जो कंसीव नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो उनमें दिक्कत क्या होती है? देखिए, महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं होने के बहुत कारण होते हैं। पहले तो मैं थोड़ा-सा बोलूँगी कि सिर्फ़ महिलाओं नहीं, कपल की बात करें क्योंकि प्रेगनेंसी सिर्फ़ महिलाओं में तो ओके, हो नहीं सकती। तो मेल्स में भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, फीमेल में भी बहुत सारे रीज़न होते हैं और कभी-कभी दोनों में कंबाइंड हो मतलब दोनों में कुछ प्रॉब्लम मेल में है और कुछ प्रॉब्लम फीमेल में है। तो अब हम फीमेल की अगर बात करें, तो फीमेल में बहुत सारे लेवल पे जैसे एक तो हमने ऐज की चर्चा कर ली। ओके। अगर एडवांस ऐज है बिकॉज़ आपके ओवेरियन रिज़र्व एग का रिज़र्व कम हो गया है हुँ, या फिर वो एग एजिंग ओवेरियन एजिंग फ़ास्ट हुई हो, तो उस केसेज़ में भी क्योंकि एग अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो फर्टिलाइज़ नहीं होते। उसके अलावा पीसीओडी की हमने बात कर ली कि जहाँ पे एग हैं पर वो परिपक्व नहीं हो पा रहे, वो मैच्योर नहीं हो पा रहे, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ हार्मोनल इम्बैलेंस है। वैसे केसेज़ में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हुँ। इसके अलावा कुछ और एंटिटी होती है जैसे फाइब्रॉइड्स है, वो ऐसे जगह पे है जो कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, जिसने ट्यूब और ओवरी के रिलेशन को खराब कर दिया हो। वैसे केसेज़ में भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। मैम हम वो डिस्कस करें इसमें प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती या फिर दवाइयों के बाद नहीं, हो सकती है? नहीं, देखिए अब ऐसा है ना कि प्रेगनेंसी किन कारणों से नहीं हो सकती, लगभग सभी कारणों का इलाज होता है। ओके। तो ऐसा अब ऐसा इससे पहले हम बहुत गाँव में देखते हैं ना कि नहीं होती थी, हाँ, क्योंकि तब पता ही नहीं होता था। पता नहीं होता। पता नहीं होता था ना चीज़ें। तो अलग-अलग लेवल पे ट्यूब के लेवल पे, ओवरी के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है और हार्मोन के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। चलो अच्छी बात है कि सब ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हाँ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को क्योंकि अब जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो डील विद करते हैं, तो इसमें बहुत एडवांसमेंट आ गया है। इसमें सबसे सिंपल जो इलाज होता है जिसमें हम जैसे मैंने आपको बताया कि कभी-कभी कपल होते हैं कि हस्बैंड की नाइट लग रही है, वाइफ वाइफ की का डे लग रहा है, वो सही टाइम पे आपस में मिल ही नहीं पाते। तो उनको एडुकेट करना, उनको समझाना, उनको टाइमिंग के बारे में बताना, उनको मॉनिटर करके उनको बताना कि यही परफेक्ट टाइम है। तो कई बार इतनी सिंपल चीज़ों से ही प्रेगनेंसी हो जाती है। जहाँ पे कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो एग बनने की मेडिसिन है हमारे पास। आईयूआई जैसा सिंपल मोडालिटी है जिसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं और सबसे एडवांस टेक्निक जो होता है आईवीएफ या इक्सी। तो इन सब के द्वारा हम बिल्कुल प्रेगनेंसी करा पाते हैं मैक्सिमम पेशेंट्स में। देखो 100% तो किसी चीज़ का नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अचीव कर पाते हैं हम। ओके। जहाँ पे एग का रिज़र्व कम हो जाता है वहाँ पे डोनर एग का ऑप्शन होता है। जहाँ पे हस्बैंड में स्पर्म 0 होते हैं, वहाँ पे कई बार हम टेस्टिस से स्पर्म निकाल के बॉडी से बाहर फर्टिलाइज़ करके फिर उस एम्ब्रियो को हम फीमेल के बॉडी के अंदर डाल देते हैं। कभी-कभी हमें जब बिल्कुल ही नहीं मिलता तो फिर डोनर स्पर्म का भी ऑप्शन होता है। जिनके यूट्रस में इतनी प्रॉब्लम है कि बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, वहाँ पे हम सरोगेसी के थ्रू उनको बेबी दे सकते हैं। मतलब एग और स्पर्म तो उस कपल का होता है बट यूट्रस हम किसी और का ले लेते हैं। तो उसको थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे या तो एग हम किसी और से ले लें या स्पर्म किसी और से ले लें या हम यूट्रस किसी और का यूज़ कर लें। ओके। तो ये सारे ऑप्शंस हैं और इन सब के बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशंस होते हैं, क्या ये होगा?
तो इससे हमें उम्मीद है कि हमारा काम हो जाएगा या हमें प्रेगनेंसी मिल जाएगी। तो हम उसी की तरफ बढ़ जाते हैं।